जुड़े हैं शरद जी। तो शरद जी जब तक वो ज्वाइन कर रहे हैं, आप कुछ सभी को प्रोग्राम के बारे में। नमस्कार। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। एक मिनट में अजय जी से एक बार बात कर लेता हूँ क्या उनका आवाज आ रही है सर। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। आ रही है आवाज, आ रही है मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, परफेक्ट आ रही है। बिल्कुल। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो सेकंड डे है हमारा पूरी सीरीज का, उसमें आज हमारे साथ जयपुर से हैं स्पीकर सी अजय उटोलिया जी। और अजय जी को पूरे राजस्थान के, पूरे इंडिया में किसी इंट्रोडक्शन की कोई वो नहीं है, क्यों अजय सर बहुत, एक तो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं। जितनी भी बैंक ऑडिट्स की क्वेरीज है वो हमने तो जब से हम आर्टिकलशिप कर रहे हैं और जब से हम लोग सीख रहे हैं ऑडिट्स करना, तब से हम अजय सर की गाइडेंस लेते रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ श्री राजीव गुप्ता जी हैं जो ट्रेजरर हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं CIRC, और शरद जी हैं। अब प्रोग्राम्स में हम विदाउट डिले मैं रिक्वेस्ट करूंगा ट्रेजरर CIRC राजीव जी से फॉर वेलकम स्पीच। राजीव जी। थैंक यू अनिल भाई। आज के हमारे मॉडरेटर इस प्रोग्राम के और हमारे सिकासा चेयरमैन CRC की तरफ से, साथ में हमारे सेक्रेटरी साहब भी लोकेश मानसोरी जी भी, और शरद राजीव जी आवाज आपकी नहीं आ रही। हाँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम राजीव जी। सभी व्यूअर्स का जो भी इस समय हमारे इस वेबिनार में जुड़ चुके हैं, और स्पेशली अपने आज के स्पीकर अजय सर का। और अजय सर, आई डोंट नो कि अजय सर को याद है नहीं, एक वेबिनार मैंने अजय सर के साथ भी की हुई है, और क्योंकि कोविड पीरियड में काफी वेबिनार हुई थी, तो अजय सर तो मास्टर है, काफी वेबिनार करते रहते हैं। तो एक बार मुझे भी मौका मिला सर के साथ शेयर करने का, और मैं मतलब सर का जो नॉलेज है, जो अपडेशन है, वो कमाल का है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज सर के जो भी हमारे लोगों की मैं क्वेरीज कहना कल दूंगा, एक नॉर्मल हेल्थी डिस्कशन, क्योंकि बैंक टू बैंक में अलग अलग बैंक में अलग अलग साल में अलग अलग तरीके के डिफरेंस ओपिनियन बन सकती है, तो वो सब एक प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस करें। और सबसे अच्छी बात है इस प्लेटफॉर्म का CRC का, जो कि हमारे चेयरमैन साहब अतुल जी, सेक्रेटरी साहब लोकेश जी, और पूरी एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग कमेटी का इस बार जो मैं देख पा रहा हूँ, एक अच्छा जो है वो लाइव सेशन रख के, और टाइम बेसिस पर। नॉर्मली क्या होता है, मार्च में सारे वेबिनार कर लेते हैं 1 या 2 अप्रैल तक, लेकिन जिस समय ऑडिट करने जाते हैं तो उस समय हम डिस्कशन करने के लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, या फिर व्हाट्सएप या मेल पे काफी हमारी क्वेरीज आ जाती है, लेकिन लिखने और करने में और सामने डिस्कशन करने में बहुत फर्क है। तो मैं आज के जो हमारे स्पीकर है अजय जी का स्वागत करता हूँ। सर, आपने समय निकाला हमारे CRC के लिए, हमारे मेंबर्स के लिए, और साथ में शरद भाई साहब, लोकेश भाई साहब, अनिल भाई साहब, जो भी हमारे यहाँ पर इस समय CRC के जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर या RCM अवेलेबल है, तो उन सबका स्वागत है। तो विदाउट एनी डिले मैं वापस आज के जो मॉडरेटर है अनिल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रोसीड आगे करें। अनिल जी। थैंक यू सो मच राजीव जी। अनिल जी 1 मिनट आप स्टार्ट करें। किशोर बरडिया जी हमारे वाइस चेयरमैन शायद अटेंडी की लिस्ट में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो पैनल जो आपके पास पैनलिस्ट का लिंक भेजा गया, किशोर जी आप उसके साथ ज्वाइन करें प्लीज। शुड आई स्टार्ट लोकेश जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अजय सर, पहला जो क्वेरी है आज की वो है सर गोल्ड लोन के रिलेटेड है। क्वेरी ये है कि गोल्ड लोन के अंदर 397 आपके होते 610 उधर से 397 आप आपके प्लीज, अकाउंट से 610। खान साहब आपके उधर से आवाज आ रही है, खान साहब वहां से आप म्यूट कीजिए। सर गोल्ड लोन जो लोन लिया उसके अंदर इंटरेस्ट अगर पे नहीं किया और कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बट जैसे गोल्ड लोन तो 2 लाख रुपए का है, जो गोल्ड है वो 6 लाख रुपए का, और 12 महीने तक ना तो इंटरेस्ट आए ना कुछ EMI आई है, तो उस केस में NPA का क्या प्रोविजन रहेगा सर? नहीं, मास्टर सर्कुलर जो है बिल्कुल क्लियर बोलता है कि गोल्ड लोन को अलग से कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है गोल्ड लोन का। गोल्ड, अगर गोल्ड लोन को एग्रीकल्चरिस्ट को दिया हुआ है, एग्रीकल्चर का उसका ट्रीटमेंट अगर क्रॉपिंग पैटर्न से किया हुआ है, तो क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट शेड्यूल होगा, अदरवाइज गोल्ड लोन को गोल्ड लोन के हिसाब से ही देखना है। तो जो 90 डेज वाला जो है हम देखते हैं सब में ओवरड्यूज वाला, तो 90 डेज के ऊपर ओवरड्यू देन इट इज NPA। हाँ बिल्कुल।
ठीक है, थैंक सर। एक जो एग्रीकल्चर का आपने बताया उसमें ना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कोई, उसमें वो जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट वाली एग्रीकल्चर के अंदर, इट मींस वो जो क्रॉप सीजन वाली है वही हम लोगों को पकड़नी है एग्रीकल्चर में गोल्ड लोन है तो? नहीं, अगर उसका वो सैंक्शन लेटर में देखना पड़ेगा ना कि उसका रिपेमेंट क्रॉप से लिंक किया है क्या, क्रॉपिंग पैटर्न से। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ अनिल भैया? हाँ यस यस, पूछिए, कोई क्वेरी आपके पास है? अभी अभी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न सामने आया है। कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट आर्काइव सेंटर का ऑडिट मिला है और जनरली इस तरह के ऑडिट करने का अनुभव लोगों के पास नहीं है, और ये एसबीआई में मिला है। तो हमको इस तरह के ऑडिट किस प्रकार से करना चाहिए, ये गाइडेंस काफी लोग मांग रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चंस को हमारी तरफ से रेस कीजिए और हमको गाइडेंस देने का कष्ट कीजिए। नहीं, ये जो आप बेसिकली क्या हुआ, लास्ट ईयर से आरबीआई ने कहा कि जितने भी ऑफिसेज हैं उन ऑफिसेज का ऑडिट होना चाहिए। तो सारे बैंक्स इन ऑफिसेज का ऑडिट करा रहे हैं, जिसमें उनके लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स भी हैं, उनके हब्स भी हैं, स्पोक्स भी हैं, और भी कई कंट्रोलिंग ऑफिसेज हैं जिनका सब वो लोग ऑडिट करवा रहे हैं। तो एज ए ऑडिटर जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम जो सर्टिफाई कर रहे हैं बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फेयर व्यू का रिपोर्ट करें बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो सबसे प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ये है कि उसके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम्स अपीयर हो रहे हैं उनका हमको ऑडिट करना है। हमारे ऑडिट सैंपलिंग के हिसाब से हमारे ऑडिट नॉर्मली ये जो इस तरीके के प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं इनमें एडवांसेस नहीं होते हैं, ये लेवल के केवल प्रोसेस कर रहे हैं और एडवांसेस रेस्पेक्टिव ब्रांच की या कुछ में अकाउंट फॉर हो रहे हैं। तो हमारे लिए उस केस में उसके अंदर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आइटम्स हैं और एसेट और लायबिलिटीज के जो भी आइटम है, स्पेसिफिकली सन्डी डिपॉजिट, सस्पेंस और अदर आइटम्स है, उनका जो ऑडिट हमको जो नॉर्मल प्रोसेस में करना है हमको उस हिसाब से ही इसका ऑडिट करना है इन बाकी ब्रांचेस का। रही बात रिपोर्टिंग की, तो इसमें मेन ऑडिट रिपोर्ट जो हमारी जाएगी वो जाएगी इफ्को एफआर की टेस्टिंग के लिए। अगर वो ब्रांच सेलेक्टेड की है उस बैंक ने तो वो भी जाएगी और हमारी एलएफआर भी जाएगी। लेकिन ये एडवांसेस इस एलएफआर के इस बैंक की बुक्स कार्ड नहीं है, तो एडवांसेस के सेक्शन में रिपोर्टिंग हमारी नहीं होगी। बाकी अदर आइटम्स की और जो चीजें उनकी रिपोर्टिंग हमको सब पूरी करनी है एलएफआर में भी। ठीक है, थैंक यू सर। आया था इसी मामले में एक प्रश्न और आया था कि इसकी फीस का कैलकुलेशन कैसे होगा, ऑडिटर की फीस का? ये इसकी फीस का कैलकुलेशन आरबीआई का सर्कुलर है, तो वो कहता है कि जिन बैलेंस शीट में वो जिन ऑफिसेज में एडवांसेस नहीं है उनमें फीस मिनिमम स्केल की देनी है। तो हर बैंक को उसी हिसाब से फीस डिसाइड कीजिए मिनिमम स्केल वाली। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर संजीव जी कुछ लाइव क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। मैं एक बार संजीव जी आपको अलाउड टू टॉक कर रहा हूँ, आप एक बार जो भी क्वेरी है वो पूछ के। सर, सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है संजीव जी, आ रही है सर। एक ब्रांच में ऑडिट कर रहा हूँ जिसमें लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वाले एग्रीकल्चर एडवांसेज हैं। तो मैनेजर साहब से मेरी बात चल रही है, उनका कहना है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में 18 महीने प्लस ओवरड्यू के लिए 18 महीने। मैंने कहा चलिए 36 मान लेते हैं। 36 में एनपीए निकाले, वो कह रहे हैं मेरे को 6 महीने कोरोना मोरेटोरियम के और दे दीजिए, 42 महीने तक रिकवरी नहीं है तब इन्हें एनपीए करिएगा। तो क्या वो सही है मैनेजर, 6 महीने का कोरोना मोरेटोरियम 36 में 6 महीने जोड़ने में? बिल्कुल मैनेजर साहब, वो बात तो बिल्कुल ठीक है कि 6 महीने का 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक का जो पीरियड है उसको जीरो करना है, ये आरबीआई का सर्कुलर क्लियर बोलता है। तो वो तो सबने किया है। क्रॉप सीजन का जो लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन 18 महीने या 12 महीने, वो आपको एसएलबीसी की गाइडलाइन से देखना पड़ेगा कि उस स्टेट की एसएलबीसी की गाइडलाइंस लॉन्ग टर्म क्रॉप का ड्यूरेशन क्या बताती है। अगर वो 18 महीने बताती है तो 18 पे 36 और 6 महीने का उस पीरियड को आपको देना पड़ेगा। इस ध्यान रखने की बात ये है कि आपको पहले तो पीरियड काउंट करना पड़ेगा 1 मार्च 20 तक का, कि वहां तक मान लो 1 मार्च 20 तक 30 महीने हो गए, फिर 31 महीने काउंट हो रहा है उसके सितंबर 20 से, फिर वैसे 36 काउंट करने पड़ेंगे आपको। समझ गया मैं सर। ठीक है सर जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू संजीव जी। सर एक क्वेरी है, इन केस ऑफ लार्ज बोरोवर विद वर्किंग कैपिटल लिमिट, ह्यूज डाइवर्जन ऑफ फंड इज नोटिस्ड ड्यूरिंग द ईयर इन दिस अकाउंट,
However, the account is running good with good turnover and interest is also being served. Do auditor need to report? If yes, where and how? डेफिनेटली अगर देखो सीसी अकाउंट में ऑपरेशंस या तो प्रोसीड्स जो क्रेडिट्स होंगी वो सेल्स की होंगी और जो डेबिट्स होंगी वो उसने जो पेमेंट्स किए हैं अपने सप्लायर्स को उनके लिए होनी चाहिए। सीसी अकाउंट का बेसिक पर्पस और मोटो है। लेकिन अगर अकाउंट का कंडक्ट देखते वक्त इस तरीके से लगता है कि वो एंट्रीज किसी पर्सनल अकाउंट में जा रही है, सेविंग अकाउंट में जा रही है, कहीं दूसरी सिस्टर कंसर्न्स को जा रही है, तो सबसे पहले तो प्राइमा फेसिया रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांच मैनेजर की है कि उसने इन ट्रांजैक्शंस पे जस्टिफिकेशन लिया है क्या। तो आप सबसे पहले तो ब्रांच मैनेजर को बोले कि उन्होंने इस ट्रांजैक्शन का जस्टिफिकेशन लेके अपने रिकॉर्ड पे कुछ रखा हुआ है क्या। अगर अकाउंट परफेक्टली चल रहा है विद इन लिमिट है लेकिन इस तरीके की एंट्रीज है तो आपको जो क्रेडिट मॉनिटरिंग के जो क्वेश्चंस हैं एलएफआर के अंदर वहां पे इसको हाईलाइट करना चाहिए और सुटेबली रिपोर्ट करना चाहिए। Okay, thank you, sir. So next question is there any requirement to serve interest in moratorium period in case of housing loan? देखो रिक्वायरमेंट तो सैंक्शन लेटर पे डिपेंड करती है। If the sanction letter says कि first repayment including interest will start after the moratorium period, तो वो है। अगर सैंक्शन लेटर बोलता है कि interest shall be paid as and when applied, तो वो है। अगर सैंक्शन लेटर बोल रहा है कि interest shall be paid as and when applied, तो फिर वो जैसे ही डेबिट होगा उसके 90 डेज की कैलकुलेशन चालू हो जाएगी। और आरबीआई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जिस दिन इंटरेस्ट डेबिट हुआ उसी दिन उसकी ड्यू डेट है, उस दिन से 90 डेज चालू हो जाएगा। तो आपको सैंक्शन लेटर देखना पड़ेगा। अगर सैंक्शन लेटर में रिपेमेंट विद इंटरेस्ट मोरेटोरियम पीरियड के बाद चालू है तो वैसा, अदरवाइज तो एज एंड व्हेन अप्लाइड हो जाएगा। Okay, sir, thank you. Sir, what are the criteria to check in reverse mortgage loan where bank pay fixed amount to borrower? रिवर्स मॉर्गेज की जो स्कीम आई थी वो आई थी कि बोरोवर को आज ही पैसा दे देते हैं, बोरोवर की डेथ के बाद में सर्टेन पीरियड के बाद में वो पैसा बैंक का हो जाएगा। रिवर्स मॉर्गेज में स्पेसिफिकली तो रिपेमेंट पीरियड को प्रेस्क्राइब होता ही नहीं है। आपको उसकी सैंक्शन लेटर के हिसाब से देखना है और बैंक की स्कीम के हिसाब से देखना है कि, और सबसे बड़ी चीज है कि उसका टाइटल डॉक्यूमेंट और मॉर्गेज जो क्रिएट किया है वो प्रॉपर है ना। पता चला कि उस आदमी की डेथ हो जाएगी और बाद में उसके क्लेमेंट्स इतने सारे आ गए कि बैंक को प्रॉपर्टी नहीं मिले, तो उसका जो टाइटल रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट और उसकी जो लीगल ओपिनियन, जो बैंक की जो सारी वेटिंग हो रही है, आपको पूरा देखना है अगर वो आपके पीरियड का सैंक्शन है तो। ठीक है, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेरी है कि जो रिन्यूअल है एग्रीकल्चर लोन्स के अंदर वो कंफ्यूजन है 5 इयर्स का ही है या उसका क्या गाइडलाइन है सर एग्रीकल्चर लोन के अंदर जो केसीसी लोन है उसमें? बिल्कुल, ये इसमें आरबीआई बिल्कुल साइलेंट है। आरबीआई ने रिव्यू रिन्यूअल के लिए बोला, वैसे तो क्रॉप लोन्स के लिए उसने आउट ऑफ ऑर्डर के लिए 2 क्रॉप सीजन का बोला है, लेकिन रिव्यू रिन्यूअल के लिए आउट ऑफ ऑर्डर क्या डिसीजन के लिए आरबीआई का सर्कुलर में केवल स्पेसिफिकली 180 डेज के नॉर्म्स हैं। उन्होंने कहीं भी क्रॉप लोन्स को, केसीसी को एक्सक्लूड नहीं किया है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में तो 5 साल बाद अगर वो 6 महीने में रिव्यू रिन्यूअल नहीं होता तो अकाउंट एनपीए हो जाना चाहिए। कई बैंकों ने अपने बोर्ड से अप्रूव करा के इसकी पॉलिसी बना रखी है। अगर आपको बोर्ड अप्रूव पॉलिसी मिलती है जिसमें उन्होंने लिया हुआ है एक्सेप्शन, तो फिर ऐसे एक्सेप्शन के बोर्ड आरबीआई को रिपोर्ट कर देता है। तो अगर आपको कोई बोर्ड अप्रूव बैंक का डॉक्यूमेंटेड सर्कुलर मिलता है तो आप उसके हिसाब से चलिए। अदरवाइज मेरी पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि रिव्यू रिन्यूअल 5 साल बाद 180 डेज के बाद अकाउंट को एंट्री हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सैंक्शन अमाउंट है 2.25 करोड़, लोन टाइप होम लोन, इनकम क्राइटेरिया सब्सटेंशियल इनकम इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स व्हिच इज कमीशन एंड ब्रोकरेज नेचर। Further, while verifying 26 AS and computation, we had found no TDS had been deducted on above income. Kindly suggest how to proceed, sir. देखिए, दो चीजें हो गई हैं। हम एज ए ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू सर्टिफाई कर रहे हैं, तो वो हमें ट्रू एंड फेयर व्यू सर्टिफाई करना है, तो उसमें तो एनपीए प्रोविजनिंग आउट ऑफ ऑर्डर रिकवरी हमको देखना है। अब सेकंड चीज आती है मेरी सैंक्शन और क्रेडिट अप्रेजल और सैंक्शन डिस्बर्समेंट। क्रेडिट अप्रेजल की जो कंप्लायंस है वो हमको देखनी है। तो सबसे पहले ये देखना है कि बैंक्स का क्राइटेरिया क्या है। मैं एक ऐसे बैंक के भी ऑडिट करता हूँ जिसने उन्होंने बोर्ड अप्रूव पॉलिसी बता रहे कि हम तो पूरी इनफॉर्मल इनकम पे ही लोन दे देंगे।
क्योंकि ये बैंक का कॉमर्शियल डिसीजन है कि उसको किसको लोन देना है और किस प्राइस पे देना है। अगर वो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है कि कमीशन की इनकम को लेना है, उसको लेना है, तो वो उस हिसाब से बैंक अपने क्राइटेरिया के हिसाब से अपना सोर्सिंग कर सकती है और उस पर जो उसको इंटरेस्ट चार्ज करना है वो अपना रिस्क प्रीमियम लगा के वो चार्ज कर सकते हैं। कई प्राइवेट बैंक हैं जो कि 11-12% पे भी होम लोन देते हैं कि उनको पता है कि इनफॉर्मल इनकम पे हम दे रहे हैं तो हम रिस्क प्रीमियम लेंगे। तो अगर वो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी और जो बैंक की जो सैंक्शन पॉलिसी है उसके हिसाब से सैंक्शन है तो हमको देखना। लेकिन अगर ब्रांच हेड ने, इनकम्बेंट इंचार्ज ने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया उस इनकम को वेरीफाई करने का, उसने क्या रिकॉर्डिंग करी, उसने अप्रेजल नोट में क्या लिखा है, वो आपको देख के और आपको एलएफआर में इसका कमेंट करना है। एलएफआर में स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, आप उनको रिप्लाई देंगे तो आपको अपने आप ही रिप्लाई आ जाएगा कि उसने उसको किया है नहीं किया है। ठीक है सर। सर एक केसीसी अकाउंट में को एप्लीकेंट है, एक की डेथ हो गई है, डीपी 0 कर दी, डॉक्यूमेंट्स में डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, इसमें बाय एनपीए के नॉर्म्स, नॉर्मल नॉर्म्स लगेंगे और एक्स्ट्रा प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है, मतलब नॉर्मल प्रोविजन या कोई नहीं? देखो, अगर सैंक्शन उन्होंने एज ए क्रॉप लोन सैंक्शन किया, केसीसी दिया है और एप्लीकेंट की डेथ हो गई है तो भी वो रहेगा तो केसीसी ही। आउट ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए पीरियड तो आपको केसीसी का देना पड़ेगा, क्योंकि उसके सक्सेसर जो है वो उसको रिपेमेंट करेंगे उस हिसाब से, उसको उतना पीरियड तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट एविडेंसेस मिल जाते हैं फाइल में कि उनके यहाँ डिस्प्यूट है, उसका कोई सक्सेसर का नहीं है या कोई लैंड रिकॉर्ड का डिस्प्यूट है, which indicate that there is a jeopardy in the or erosion in the value of security, जो इनर थ्रेट दे रहा है, तो बात नॉर्मल कॉस्ट में तो वो म्यूटेशन हो जाएगा, उसका लैंड बेटे का नाम आ जाएगी, उसके नाम से सैंक्शन लिमिट रोल ओवर हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक टर्म लोन 6 लाख का है जिसमें मॉनिटोरियम पीरियड में 6 इंस्टॉलमेंट नहीं आई, उसमें ईएमआई 4500 रुपए की है, अब मंथली इंटरेस्ट 4500 रुपए से ज्यादा हो रहा है, कस्टमर कंटिन्यू इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है पर उसका पूरा अमाउंट इंटरेस्ट पे में ही जा रहा है, 1 रुपए लोन कम नहीं हो रहा और इंक्रीज हो रहा है, क्या करें इस केस में? नहीं, बेसिकली देखो, इसमें कस्टमर का तो डिफॉल्ट नहीं है, क्योंकि कस्टमर को तो जो बैंक ने ईएमआई निकाल के दी, बैंक उसको पे कर रहा है। तो लेकिन ये बैंक का सिस्टमेटिक डिफॉल्ट है कि उन्होंने जो ईएमआई का असेसमेंट किया वो मोरेटोरियम पीरियड को कंसीडर करके, इंटरेस्ट को कंसीडर करके ईएमआई को असेस नहीं किया, तो उनको ईएमआई रीअसेस करनी पड़ेगी। अदरवाइज तो लाइफ लॉन्ग या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी तब ही वो कंपोनेंट प्रिंसिपल में जाएगा। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो ये कभी लाइफ लॉन्ग अकाउंट रिपे ही नहीं होगा। तो ये बेसिकली बैंक का मॉनिटरिंग का डिफॉल्ट है। तो इस बोरोवर को हम पेनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उस बैंक ने उसके सैंक्शन लेटर में जितने भी इंस्टॉलमेंट उसको अमाउंट उसको बताई थी वो उस अमाउंट को ऑन टाइम पे कर रहा है। तो बोरोवर के हिसाब से उसको जो रिपेमेंट शेड्यूल दिया गया था वो पे, अब रिपेमेंट शेड्यूल गलत बना है, उसकी कैलकुलेशन में एरर्स हुई है, तो वो हमारा क्रेडिट मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। साइमल्टेनियसली इस एरर को आपको सेंट्रल ऑडिटर्स को स्पेसिफिकली हाईलाइट कर देना चाहिए, क्योंकि वो बैंक एज ए होल, मुझे मतलब ये सिमिलर केस मैंने हैंडल किया जब सन 2000 की बात करो, तो हम एक बैंक के सेंट्रल ऑडिटर थे, जयपुर की ब्रांच में अपने एक सीए प्रोफेशनल का अकाउंट था जिसका कि ये पोजीशन आ रही थी कि वो कभी चुकेगा ही नहीं। उसके बाद में पूरा बैंक ने पूरा रिवाइज किया था। आप सेंट्रल ऑडिटर को इसको जरूर दें कि ईएमआई फिक्सेशन में एरर्स है। सर अभी आज मॉर्निंग में एक क्वेरी थी, उनका ये कहना था जब ऑडिट के अंदर वो लोग गए तो जो सैंक्शन लेटर था, सैंक्शन लेटर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो थी जो बेसिक रेट थी, और इट में भी चेंज, जो बेसिक रेट होगी वो एक्चुअली फ्लोटिंग पे था, ऊपर था, और फ्लोटिंग रेट जब बेसिक रेट चेंज हो गई, बट उन्होंने जो सीसी अकाउंट में चेंज नहीं करी, और बैंक मैनेजर का ये कहना था कि सर मैं रिन्यूअल करूंगा तब चेंज करूंगा। तो इट मींस सर ये जब रेट चेंज होगी तब चेंज नहीं करनी है क्या उसको? नहीं, वो सैंक्शन अकाउंट में लिख रहा है कि रीसेट पीरियड क्या है। अगर आप कभी होम लोन का सैंक्शन देखेंगे और सैंक्शन देखेंगे, बेस रेट तो हर महीने बैंक चेंज कर देता है, एमसीएलआर वो चेंज करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने रीसेट क्लॉज होता है कि रीसेट क्वार्टरली इंटरवल पे करना है, रीसेट हाफ ईयरली इंटरवल पे करना है, रीसेट एनुअल इंटरवल पे करना है। तो सैंक्शन लेटर में रीसेट
क्लॉज क्या लिखा हुआ है। नॉर्मली बैंक्स क्वार्टरली इंटरवल पे रीसेट करते हैं, अदरवाइज तो कोई नहीं रहा फ्लोटिंग रेट का। तो मंथली रीसेट तो नहीं करते, तो सैंक्शन लेटर में देखना पड़ेगा स्कीम या उस स्कीम में देखना पड़ेगा बैंक को कि रीसेट का क्लॉज क्या है। नॉर्मली क्वार्टरली क्लोज होता है, तो हर क्वार्टर पे जो इफेक्टिव रेट है उसको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, LAS अकाउंट टेकन but no amount transacted, no interest debited or paid since last 90 days. Kotak Bank says it should be NPA as last 90 days nothing has come. नहीं, ये LAS अकाउंट तो ये लोन, ये कुछ ये सर ये चैट बॉक्स में है क्या क्वेश्चन? हाँ, क्वेरी में है सर, क्वेश्चन एंड आंसर में, Q&A में है। एक मिनट पढ़ लेता हूँ उसको। नहीं, क्वेरी में दिखा नहीं मुझे सर। Q&A के अंदर आ रहा है ना, नीरज कुमार जी जैन आगरा की तरफ से। नीरज कुमार जैन, हाँ, ओपन के अंदर ओपन आंसर डिसमिस है, तो जो ओपन है ना, ओपन 9 जो आ रहे हैं, ओपन 9 में। हाँ। लोन अगेंस्ट शेयर्स, ओके, LAS, ठीक है। नहीं देखो, लोन अगेंस्ट शेयर्स में तो भाई जो आप RBI का मास्टर सर्कुलर देखेंगे ना, मैं आपको बता देता हूँ, मास्टर सर्कुलर का जो नया 5.9.1 है, उसमें लिखा हुआ है एडवांस अगेंस्ट टर्म NSC एलिजिबल फॉर सरेंडर IBP, KVP, गोल्ड ऑर्नामेंट एंड अदर सिक्योरिटीज एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी would attract provisioning requirement as applicable on their asset classification status। यानी कि कहीं कोई डिफरेंशिएशन किया हुआ ही नहीं है IRAC नॉर्म्स में इन सब चीजों के लोन पे। तो जो नॉर्मल है वो नॉर्मली उसके नॉर्मल नॉर्म्स भी लगेंगे, नॉर्मल रिप्लाई सारे लगेंगे। एग्रीकल्चर लोन रिन्यूअल का तो आपने बताया ही है, या तो जो डायरेक्टर्स अगर बोर्ड से अप्रूव है तो हम उससे करेंगे, अदरवाइज जो 5 साल का है 6 महीने तक और दिखेंगे, अदरवाइज वो फिर NPA। ठीक है सर। सर एक क्वेरी ये है कि ये जो एक्सपोर्ट क्रेडिट हो रही है, मतलब एक्सपोर्ट के अंदर किसी की कोई ऑडिट है और वो जो LG लोन अगेंस्ट जो अपन LC लेते हैं, तो उसमें केस में मतलब क्या चीज देखने की, एक नॉर्मल मुझे कुछ मोबाइल्स के कुछ क्वेरी आई है। नहीं, बेसिकली हमको LC और बैंक गारंटी का वेरिफिकेशन कैसे करना है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ। तो LGBG के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि एक तो अभी जो LGBG सारी की सारी हमारी हो गई है, वो उसके ऊपर हो गई है CBS बेस पे। तो कोई भी LGBG का कोई भी LGBG का ओपनिंग है ना, CBS के थ्रू होगी, CBS के आउटसाइड नहीं हो सकती है। ये RBI का सर्कुलर आ गया और ये बिल्कुल इसके अलावा बैंक गारंटी में जो चीज हमको देखनी होती है वो होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट में देखनी होती है कि एक तो उसका यूसेंस पीरियड क्या है, उसके शिपमेंट के क्लॉजेस क्या है, कि डीपी मतलब डीपी बिल है या वो यूसेंस बिल है, और इंटरेस्ट की कंडीशंस क्या है। क्योंकि बाद में बेनिफिशियरी जो बैंक है वो कुछ भी लैकुना निकाल के और LC पे पेमेंट रोक देता है, और LC विद इन लिमिट है क्या, और कोई LC में इंटरचेंजेबिलिटी अलाउ करी है तो वो क्या है, या अगर कैश LC है तो मार्जिन जितना प्रेस्क्राइब्ड है पूरा मार्जिन लिया है नहीं लिया है। और लास्ट पॉइंट, उसका कमीशन की इनकम एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी बुक करी है नहीं करी है। जैसे भी PNB में हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करवा दी पिछली बार डिसीजन की, अब वो एक्चुअल बेसिस पे करते हैं। अगर LC तो 3 साल की LC है, 3 साल की बैंक गारंटी, तो कमीशन को 3 साल में इनकम में लेके जाएंगे, वरना कई बैंक अभी भी एज एंड व्हेन रिसीव इनकम में ले जाता है। और इसके बाद में अगर वो उस LC डिफॉल्ट हो जाती है, हमको पेमेंट करना पड़ता है और बोरोवर पेमेंट नहीं देता है, तो RBI बोलता है कि ये जो भी डिफॉल्ट का जो पेमेंट ये है, ये प्रिंसिपल अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए, उसके CC अकाउंट में, रेगुलर अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए। जैसे CC अकाउंट में डेबिट होगा, CC अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, और 90 दिन में पेमेंट नहीं करता है, अपने अकाउंट को विद इन लिमिट नहीं लाता, तो NPA अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा।
तो कई बैंक क्या करते हैं, इसको कुछ दिनों तक तो संडे में रखा रहे, सस्पेंस में रखा रहने देते पेमेंट करके, उसके बाद सेपरेट अकाउंट बोरोवर का खोल देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि वो कंबाइंड मिला के तो एनपीए ऑटोमेटिकली बन जाता, सिस्टम ड्रिवन होता। तो वो देखना है कि उसका जो डिवॉल्वमेंट पे जो पेमेंट हुआ है वो मेन प्रिंसिपल अकाउंट में डेबिट हुआ है नहीं हुआ है। ओके सर। सर, हाउ टू वेरीफाई गोल्ड इन केस ऑफ गोल्ड लोन? गोल्ड को कैसे वेरीफाई करना है? गोल्ड को कैसे गोल्ड को कैसे गोल्ड को वेरीफाई, तो ऐसा मैं तो कह रहा हूँ, गोल्ड क्यों, आप प्रॉपर्टी को कैसे वेरीफाई करते हो? वैल्यूअर की रिपोर्ट लेके करते हो ना। यस। आप स्टॉक को कैसे वेरीफाई करते हो? स्टॉक होल्डर की रिपोर्ट आती है। तो हमें तो जो थर्ड पार्टी एक्सपर्ट्स है उसकी जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसी पे रिलाई करना है। आप तो ये देखिए बैंक का जो प्रोसेस है या जो भी लैंडर है उसका क्या प्रोसेस है कि वो गोल्ड का इंस्पेक्शन कैसे कराएगा, लेते वो किस तरीके से कौन चेक करेगा, कौन उसकी रिपोर्ट लेगा, उसकी कैसे फोटोग्राफी होगी, कैसे वीडियोग्राफी होगी, वो प्रोसेस में कहीं लैप्सेस तो नहीं है। अगर उसने प्रोसेस फॉलो किया है, बैंक के पैनल पे जो अप्रूव्ड वैल्यूअर था उसने वैल्यूएशन किया है, या जो भी बैंक का इनकम्बेंट इंचार्ज था उसने अपने हिसाब से पूरा वैल्यूएशन किया है, तो वो उसको वो फॉलो हो रहा है, तो हमें तो उस पर रिलाई करना पड़ेगा। सर, ड्यूरिंग द बैंक ऑडिट ये देखने में आता है कि जब एलएफआर में हम कैश वाला भरते हैं, कस्टडी जो की है वो दो लोगों के पास है नहीं लॉकर की, पर जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो सुबह देखते हैं कि जो पियोन होता है वही ऑफिस खोल रहा है और चाकी भी वहीं पड़ी है। वो दिखाने में तो रजिस्टर में दिखाते हैं सब दो के पास कस्टडी है, बट प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं कस्टडी एक के अंदर ही रहती है। तो इसको हमें क्या मतलब किस अगर रिपोर्ट करना है तो कैसे रिपोर्ट करें उसको? तो बेसिकली देखो, जॉइंट कस्टडी में या तो आप उसको फिर वेरिफिकेशन का एविडेंस लो कि ये एविडेंस किया है, तो आपको तो सिंपल सी देखना है कि जब ब्रांच का रेगुलर इंस्पेक्शन होता है उस इंस्पेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मॉर्निंग में वेरीफाई करे। तो एक तो आप ये देख लेंगे वो इंस्पेक्टर जो ब्रांच का जो एनुअल इंस्पेक्शन हुआ था, बैंक का जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट करता है, उसने अपनी रिपोर्ट में इसके बारे में क्या कमेंट किया है, बैंक का कॉन्ट्रोलेटर तो क्या कमेंट किया है, अगर और आपको इसका सर्टिफिकेट लेके उस हिसाब से रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि अपन इसमें निगेटिव रिपोर्टिंग करेंगे तो उसको जस्टिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस फॉलो। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम उसकी डॉक्यूमेंटेशन की आती है कि कोई भी चीज अगर हमें रिपोर्ट करनी है तो उसके लिए प्रॉपर हमारे पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए। सर, एक अभी है ना ये जैसे जितनी भी पीयर रिव्यू के अंदर आ जाएंगी जितने भी सीए फर्म्स है, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें ऐसी कोई चीज आप बताना चाहेंगे सो दैट हमें कल जब पीयर रिव्यू हो तो उसमें कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम ना है किसी सीए को? तो आपको 3 काम बिल्कुल करने चाहिए। एक तो सबसे पहला कि आप अपना रिक्वायरमेंट लेटर और क्वेरी लेटर देवें और उसका रेस्पॉन्स पूरा लेवें। जितने भी आपने क्वेरी लेटर इश्यू किए हैं उन सब क्वेरी लेटर्स का रेस्पॉन्स होना चाहिए आपके पास। अगर वो आपको एंगेजमेंट लेटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं भी देता है तो भी आप अपने क्वेरी लेटर में सारी चीजें पूछ के उसका एक एक चीज का रिप्लाई ले लें, तो आपका एक डॉक्यूमेंटेशन हो कि आपने उस चीज की इंक्वायरी करी थी, आपने उससे पूछा तेरी ब्रांच में फ्रॉड हुआ है क्या, तेरी ब्रांच में तेरी ब्रांच में तुमने कितने अकाउंट रिस्ट्रक्चर किए, कितने अकाउंट अपग्रेड किए, तो आप सब उसका क्वेरी वाइज क्वेरीज देके रिप्लाई ले लेंगे, तो एक तो आपका वो डॉक्यूमेंटेशन हो गया। दूसरा, आपको की ऑडिट मैटर्स जो है उसका एनालिसिस करना चाहिए कि आपने इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें देखी थी और उसको रिजॉल्व कैसे किया। और तीसरा, आपकी जो फाइल है वो और आपके जो पेपर आपको साइन करने हैं वो आपको सबसे पहले पूरे तरीके से साइन करके और रखने चाहिए। मतलब मेरे को 25 साल प्रैक्टिस हो गई, मैंने ऑफिस में सीखा ये बन से कि पहले हम हमारी कॉपी साइन करते हैं, बाद में क्लाइंट की कॉपी साइन करते हैं। जैसे टैक्स ऑडिट हो, चाहे कंपनी ऑडिट हो, चाहे कोई दूसरी भी ऑडिट हो, तो पहले मेरी ऑडिट फाइल कंप्लीट होनी चाहिए। तो जैसे आप अगर ब्रांच से बाहर निकल गए ना तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं आएगा, आपके कनेक्शन में नहीं रहता है, और जिस मैनेजर से आपने बात करी थी 6 महीने बाद तो उसका भी ट्रांसफर हो गया होगा। तो बेटर है कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा लेके चले, जो आपने किया उनको ले लें और अपने की ऑडिट मैटर्स को डॉक्यूमेंट करके रखें। अनिल भाई, एक मेंबर का मेरे पास भी एक क्वेश्चन है, जब आपको सही लगेगा तो बताइएगा, मैं ले लूंगा अजय सर। ना पूछिए। अजय सर, एक मेंबर ने पूछा है कि एक प्री शिपमेंट पे लिमिट चल रही है पार्टी की और वो करीबन 18 करोड़ रुपीस है,
लेकिन जब वो ऑडिट कर रहे हैं तो जो ऑडिटर है हमारे, वो लास्ट जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है वो 21 की है। अगर उस पर्टिकुलर डेट पे देखते हैं जो स्टेटमेंट पार्टी ने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट किया है और जो बैलेंस शीट ऑडिटेड आई है उसमें काफी डिफरेंस है। अगर उसके हिसाब से डीपी निकालने जाए तो वो डीपी करीबन 7 करोड़ रुपीज ही आती है। जबकि अच्छा उसके बाद भी कंटिन्यूशन पे उनका मानना यही है कि जो पार्टी है वो, अच्छा एक चीज और भी है कि क्या प्री शिपमेंट लिमिट के अंदर हम सिर्फ स्टॉक को ही बेस मानते हैं या उसमें फॉरेन डेटर्स को भी जोड़ते हैं? ये 2 पॉइंट है सर, प्लीज। नहीं, तो प्री शिपमेंट तो प्योरली स्टॉक पे होगा, बाद में वो तो पोस्ट शिपमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, डिस्काउंटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्री शिपमेंट में जैसे उसके हाथ में एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगा, उस एक्सपोर्ट ऑर्डर के केस में गुड्स प्रोक्यूर करने के लिए वो फंडिंग लेगा। ठीक है। तो एक तो जितना भी उसको अपन ने प्री शिपमेंट क्रेडिट का आउटस्टैंडिंग है, उसके पास उतने विद मार्जिन को इंक्लूड करके उतने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इन हैंड है या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है प्री शिपमेंट क्रेडिट में। तो केवल इंटरेस्ट का कंसेशन ले रहा है एक्सपोर्ट क्रेडिट के नाम पे, वो सारा का सारा डोमेस्टिक यूज कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर होना चाहिए। जरूरी है तो मुझे ऑर्डर्स इन हैंड उसके पास क्या है, इसके केस में प्री शिपमेंट दी है मैंने, क्योंकि रिवॉल्विंग होती है आजकल। तो दूसरा, साल भर में उसने एक्सपोर्ट के बिल्स कितने लगाए हैं। ठीक है, मतलब फिजिकल स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं पहले, तो जो स्टॉक इन बैलेंस शीट है फिजिकल स्टॉक से पहले तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि भाई उसके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर इन हैंड है। दूसरा, उसने साल भर में एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस कितने लगाए, जो कलेक्शन या डिस्काउंट के लिए तो बैंक के थ्रू जाएंगे ना वो। ठीक है, तो उससे एक तो जस्टिफाई होगा कि उसका एक्सपोर्ट वास्तव में जेन्युइन है क्या। फिर उसको प्रोक्यूर भी करना है, तो जो उसने फंड्स लिए हैं या तो स्टॉक में होगा या एडवांस होगा। अगर वो डीपी में नहीं बैठता है, अगर अपन अर्थमेटिकल सिस्टम से चल रहे हैं कि ऑडिटेड स्टेटमेंट लिया उसके बाद में ये सब कुछ लिया, तो अगर वो डीपी में नहीं है तो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है, तो फिर एनपीए बन ही जाएगा। ठीक, थैंक यू। अनिल भाई साहब। हाँ, थैंक यू सर। सर एक क्वेरी है, किसी मेंबर ने पूछा है कि ड्यूरिंग द ऑडिट हमें पता लगा कि जो कैश बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर दिखा रहे थे और उनमें कैश बैंक एट एटीएम बता रखा था, और वो जो एटीएम था मैनेजर ने बोला ये एटीएम तो बंद पड़ा हुआ है, बट जो बैलेंस शीट के अंदर था, बैलेंस शीट में उसका बैलेंस आ रहा था 30,000 रुपीज, और वो मैनेजर ने कहा सर 2 साल पहले से बंद है। जब उससे पूछा, उसको चेक किया, भाई 30,000 का बैलेंस है तो इसका मतलब तो बुक्स में तो आ रहा है, आप कह रहे हो बंद पड़ा है। तो पता लगा कि 2 साल पहले, मतलब 21-22 में नहीं, 20-21 के अंदर कोई 2 एंट्रियां निकली थी 15,000 की, और वो पंच होने से रह गई, और वो बैलेंस बता रहे। अदरवाइज मतलब फिजिकल में तो कैश था नहीं उसमें, अदरवाइज उसमें कैश था। तो इसकी सिर्फ एमओसी इशू होगी या इसका और क्या कुछ? नहीं, एक तो सबसे पहले तो एमओसी इशू होगी ना, कि कैश बैलेंस खत्म होगा, जो भी रेस्पेक्टिव कार्ड होल्डर का अकाउंट डेबिट होगा, वो करता है। ठीक है। और अब उसको विड्रॉ करने के बाद में अगर उसके सेविंग अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाता है तो वो अकाउंट एनपीए बन जाएगा। ओके, भाई उसने 15,000 विड्रॉ किए, ये मेरे अकाउंट में 50,000 का बैलेंस था, मैंने 15,000 विड्रॉ किए थे, आज बैंक ने उसको एंट्री डाल दी तो मेरे अकाउंट में 15,000 कम हो जाएंगे। फिर आज मेरे अकाउंट में बैलेंस ही 500 रुपए का है, जैसे 15,000 डेबिट करेगा बैंक तो मेरा सेविंग अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो डेबिट बैलेंस इन सेविंग अकाउंट व्हिच इज पर्टेन्स टू 2 ईयर बैक, तो एनपीए करना ही करना है। और साथ में मॉनिटर और इंटरनल कंट्रोल का फेलियर भी आएगा, और एलएफआर में एफआर में रिपोर्टिंग भी आएगी इसकी सुटेबली। अभी इस पे कोई प्रायर पीरियड का थोड़ी कुछ आएगा, क्योंकि वो एक ऑडिट रिपोर्ट में तो जा चुका ऑलरेडी। नहीं, बेसिकली क्या है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रेस्क्राइब है ना, उसमें प्रायर पीरियड का डिस्क्लोजर का कहीं है ही नहीं। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बैलेंस शीट हो, चाहे कंपनी इंश्योरेंस एक्ट की बैलेंस शीट हो, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बैलेंस शीट हो, तीनों बैलेंस शीटों का जो फॉर्मेट है जो एक्ट में प्रेस्क्राइब किया हुआ है, उसमें प्रायर पीरियड का कॉलम है ही नहीं कहीं पे भी। लेकिन हमको AS5 कंप्लाई करना है, तो जैसे हमने तो हमारे बैंक में एक प्रोसेस डलवा रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर ऑडिटर्स को, इवन बैंक वाले को भी बनाना है स्टेटमेंट कि प्रायर पीरियड इनकम क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट, एक्सपेंडिचर डेबिटेड इन P&L अकाउंट का अलग से स्टेटमेंट एक बना के देता है वो। तो उसी में जाएगा, उसका नोट्स ऑन अकाउंट्स में डिस्क्लोजर आता है, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है उसमें प्रायर पीरियड के डिस्क्लोजर का नहीं कॉलम ही नहीं है। ओके सर। सर एक क्वेरी है कि जो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं सीसी अकाउंट के अंदर क्लाइंट, उसमें सिर्फ वो स्टॉक दे रहा है, क्रेडिटर्स उसके अंदर शो नहीं कर रहा है। बट अगर 31 मार्च 2021 की ऑडिटेड बैलेंस शीट देख रहे हैं
तो उसके अंदर क्रिएटर्स आ रहे हैं, स्टॉक है 1 करोड़ रुपए का और क्रिएटर्स है 93 लाख रुपीज के। मतलब आईबीए का एक 24 सितंबर 2014 का डीपी कैलकुलेशन का सर्कुलर है, कैसे डीपी कैलकुलेट करनी है। उसमें सर्वे के सर्कुलर ने बोला कि एट द टाइम ऑफ असेसमेंट व्हेन बैंक इज अराइविंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द एमपीपीएफ, मिनिमम बैंकिंग फाइनेंस, तो एमपीपीएफ उसने कैलकुलेट किया। उस वक्त जो क्रेडिटर का लेवल लिया है उस लेवल को आप कंसीडर कर सकते हो व्हाइल कैलकुलेटिंग द डीपी। उससे ज्यादा है तो उसका इफेक्ट लेना पड़ेगा अनपेड स्टॉक का। अनपेड स्टॉक का तो ये जो अमाउंट है क्रिएटर्स का, वो कह रहे हैं कि सर जैसे आगे जो उसने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट किया, तो वो जो मंथली का जो डीपी कैलकुलेट करना है वो किस बेसिस पे करें? वो एमपी, वो तो ईयरली आएगा जो अपने वहाँ कैलकुलेशन आएगी। नहीं, वो तो क्रिएटर्स का लेवल तो स्टॉक स्टेटमेंट में देता ही है ना, वो कि मेरे सिंडिकेटर्स का लेवल ही है। वो तो बोला कि नील करके दे रखा है उसने तो बोला सिर्फ स्टॉक स्टेटमेंट दे रखे हैं, मतलब स्टॉक स्टेटमेंट में ओनली स्टॉक की लिख के दे रखा है, क्रिएटर्स तो लिख ही नहीं रखे। उसमें दो चीजें, या तो 5 करोड़ से ऊपर का अकाउंट है तो उसका स्टॉक ऑडिट हुआ होगा, तो उसको उस तरीके से देखना है स्टॉक ऑर्डर ने क्या लिखा है। और अगर उसने क्रेडिटर्स से नहीं दे रखा है तो अपने को जो, या तो आप लेटेस्ट इसका क्रेडिटर्स का स्टेटमेंट मंगवा लीजिए फॉर द टाइम बिंग। और दूसरा, ब्रांच ने जो पोस्ट डिस्बर्समेंट इंस्पेक्शन किया है, पिछले 2006 में ब्रांच के किसी ऑफिशियल ने इंस्पेक्शन किया होगा, तो ब्रांच को वो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट देख लीजिए, उसने स्टॉक का लेवल, क्रेडिटर का लेवल कितना वेरीफाई किया है। सर ये जो वेरिफिकेशन करते हैं उसमें तो उसमें अमाउंट सिर्फ स्टॉक का लिखते हैं, क्रेडिटर्स का अमाउंट तो कई जगह बेसिकली क्रेडिटर्स का लेवल और पूरा फाइनेंशियल्स को देखना ही पड़ता है ना। अगर इंस्पेक्शन के लिए कोई गया है तो आप स्टॉक ऑडिट करते हैं, सब चीजें देते ही है ना। उनकी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, मतलब ये जस्ट मैं एक मेरी तरफ से बोल रहा था, जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अंदर कई बार मैं देखा फॉर्मेट के अंदर वो लोग बड़ा बस हाँ भाई स्टॉक पूरा है, एक अमाउंट एक रफ लिख के और उसका आ जाता है सिर्फ स्टॉक का। क्रेडिटर्स तो बेसिकली क्या है कि जो ये स्टीरियोटाइप उन्होंने बॉक्स टिकिंग की जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, इसीलिए तो अभी जो एलएफआर नहीं आई है उसमें इतना स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हैं कि जो आपने 20-25 अकाउंट तो वहां पे लिस्ट आउट किया, उनमें ट्रांजैक्शन टेस्टिंग करके रिपोर्ट देनी है। तो अपने को बिल्कुल अगर ऐसी कोई मिसमैचेस है तो रिकॉर्ड और रिकवरी के हिसाब से अकाउंट स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जो तरीके की जो बैंक की तरफ से जो नॉन कंप्लायंसेस हो रही है या मॉनिटरिंग के लैप्सेस हो रहे हैं, वो हमको एलएफआर में पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिकली रिप्लाई करने चाहिए। सर ये मैं एक बार मेरी क्वेरी आ गई, जैसे ट्रांजैक्शन ऑडिट के सर, जो ट्रांजैक्शन ऑडिट के अंदर हमारा लगता है कि ट्रांजैक्शन ऑडिट हमको एलएफआर में करनी है, तो ये जो सिस्टर कंसर्न को ट्रांसफर हो गया, डाइवर्जन ऑफ फंड वहां से कहीं हो रहा है, और अगर हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि सिस्टर कंसर्न वही ट्रांसफर हो गया, या क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं हो रहा है, या डेटर से पेमेंट नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा लगता है ये पेमेंट जो डेटर से नहीं है, तो उसका क्या किस तरीके से उसको सर हम लोग वहाँ रिपोर्ट करें एलएफआर पे? देखिए, जो ट्रांजैक्शन टेस्टिंग, जो ट्रांजैक्शन ऑडिट हमको करनी है, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है इन चीजों को कि अगर आपको कहीं लगता है कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स एंड यूज वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले अपना काम ये होना चाहिए कि हमको इस तरीके के जो भी ट्रांजैक्शन लगते हैं उसका एक लेटर देके बैंक से जस्टिफिकेशन मांग लेगा कि उन्होंने इसको कैसे वेरीफाई किया है, कि उनका क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। उस रेस्पॉन्स के हिसाब से अपने वो कंक्लूजन लेके और एलएफआर में उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए कि ये इस तरीके से रिपोर्ट होगा। ये ट्रांजैक्शन इतना फंड थे तो सिस्टर कंसर्न्स को गए, मे भी हो सकता है उसने सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट के लिए डाला हो, मे भी तो सिस्टर कंसर्न को लोन का रिपेमेंट किया हो। तो ये जब तक वो ट्रांजैक्शंस का एक्सप्लेनेशन ब्रांच ने नहीं ले रखा है, तो ये तो टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ब्रांच मैनेजर की है कि उस अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को देख के और टाइम पे वो उनसे एक्सप्लेनेशन लेवे कि पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। सर ड्यूरिंग द ऑडिट ये एक है ना फ्रॉड का पता लगता है कि जो इंश्योरेंस का जो पेमेंट आता है, तो जिनका जो अकाउंट लिंक था अपने आधार कार्ड से, उनके तो अकाउंट में सीधा आ गया, बट जिनका आधार से लिंक नहीं था वो बैंक के पास आया। फिर बैंक के स्टाफ ने जब ट्रांसफर किया तो उसने जैसे 6000 है उसमें 5000 ट्रांसफर किए, 1000 रुपए अपने खाते में कर लिए, बट ये बैंकर्स को पता लग गया, उसको उसका ट्रांसफर कर दिया, कोई एफआईआर उसकी एफआईआर नहीं हुई, और सीधा जो हेड ऑफिस था हेड ऑफिस में रिपोर्ट हो गया, बस अमाउंट जो उससे था वो रिकवर कर लिया, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो इसमें क्या एक्शन? देखिए, दो चीजें हैं। वो आरबीआई का जो सर्कुलर है फ्रॉड पे रिपोर्टिंग का,
वो ये बोलता है कि 1 करोड़ से ऊपर का कोई भी फ्रॉड या ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि ऑडिटर ने डिस्कवर किया है, जो ऑडिटर ने डिस्कवर किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, उसकी स्पेसिफिक सेपरेट रिपोर्टिंग है। लेकिन जो ट्रांजेक्शन, जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन या जो इस तरीके के सेंसिटिव एरियाज थे जो कि ब्रांच मैनेजमेंट ने खुद ने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसका उन्होंने अपना लॉ के हिसाब से वो उसको करेंगे। अपनी ऐसे केसेस में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसका लेजिमेट प्रोविजन बुक्स में बन जाना चाहिए। अब आप वाले केस में तो उसने रिकवरी कर लिया, तो आउटस्टैंडिंग नहीं बची कुछ भी, तो लॉस टू बैंक तो कुछ बचा ही नहीं। तो एज ए ऑडिटर जब हम ट्रू एंड फेयर व्यू सर्टिफाई कर रहे हैं, तो लॉस टू जो इम्पेयरमेंट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के, उसका प्रोविजन बन जाना चाहिए। अगर हमने कोई खुद ने फ्रॉड डिस्कवर किया है तो उसका सेपरेट रिपोर्टिंग है। बाकी तो नॉर्मल प्रोसेस में बैंक जो रोज फ्रॉड डिटेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, फॉरेंसिक होती है, फिर फ्रॉड डिक्लेयर करते हैं, तो उसका रिपोर्टिंग का प्रोसेस बैंक को अपने को खुद को करना है, हमें तो उसकी एप्रोप्रिएट प्रोविजनिंग को चेक करना है। सर, इज देयर एनी टाइम लिमिट टू कंडक्ट द बैंक ऑडिट, कि इतने टाइम के अंदर तो आपको बैंक ऑडिट करनी है? क्योंकि अभी कई बैंकों ने ब्रांचेस लेट अलॉटमेंट करी है, अब नाउ दे आर डिमांडिंग कि आप बिल्कुल 5 दिन में या 7 दिन में आप पूरी ब्रांचेस कर दो। देखो अनिल जी, अगर ट्रू सेंस में माने ना, तो एक ब्रांच में एक सीए प्लस 3 जनों का सपोर्टिंग स्टाफ, चाहे से उसमें क्वालिफाइड सीए पार्टनर के साथ, तो मैक्स टू मैक्स 6 से 7 दिन का काम है। इससे ज्यादा का काम नहीं, चाहे ब्रांच का साइज कोई सा भी हो। बड़ी साइज होती है तो नंबर ऑफ अकाउंट्स कम होता है, तो लेकिन हमें इससे ज्यादा टाइम लगता है, तो हमको उसको, आपको कोई मना नहीं कर सकता अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट किया है तो। आपने प्रॉपरली उससे इंफॉर्मेशन मांगी, आपने अपनी क्वेरीज रेज करी, उसने उसका रिप्लाई नहीं दिया, तो वो आप डॉक्यूमेंट करो। डॉक्यूमेंट करके, ऐसा नहीं है कि मैं 7 दिन काम कर रहा हूँ, 8वें दिन वो कहता है आपने कोई क्वेरी नहीं थी, वो कहता है भाई साहब तो 8 दिन हो गया, प्लान साइन करो, और फिर आप कहोगे मेरे को ये चीजें चेक करनी थी। तो पहले डे वन से बताओ। अगर फर्स्ट रिमाइंडर दे दो, उसका सीसी उसके रीजनल ऑफिस, कंट्रोलिंग ऑफिस को कर दो। आपको कोई नहीं कहेगा, आपके पास फोन आता है, पोलाइटली बोल दो कि मैंने ये इतनी तारीख को मेल की हुई थी, इसका रेस्पॉन्स दिला दीजिए, मैं तो 2 दिन में ऑडिट क्लोज कर दूंगा। लेकिन हम अगर उसको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे ना, तो वो देखो बैंक वो बोलते हैं कि कैटेगरी 2 की फर्म है, बायोडाटा में 5 पार्टनर हैं, हमने वो 3 ब्रांचेस दिए हैं, एक ब्रांच में जाओ 7 दिन में कंप्लीट कर दो। कैटेगरी बोले आपको इसी टाइम पे तो आपको कैटेगरी 2 दिया है। यस सर। अब वो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है कि हम एक ही जगह जाके करते हैं, अपनी लिमिटेशन अलग है, तो कहीं ना कहीं उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। टाइम जो लग रहा है उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट करते हो तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बल्कि वो अपने ब्रांच हेड के पीछे लग जाएंगे, भाई ऑर्डर को चीजों को रिप्लाई दे और क्लोज कर उसको। सर, लोन अगेंस्ट एफडीआर है, और उसमें क्या स्पेशल चीज कुछ ऐसे देखने को कोई लोगों? लोन अगेंस्ट एफडीआर बेसिकली लोन का ही पार्ट नहीं है। आरबीआई का तो लोन्स का मास्टर सर्कुलर है, उसमें उन्होंने इसको लोन एक्सपोजर से एक्सक्लूड किया हुआ है। और आईरेट नॉर्म्स के लिए भी आरबीआई ये बोलता है कि लोन अगेंस्ट एफडीआर पे कोई नॉर्म्स नहीं लगेंगे, केवल हमको ये देखना है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस और उसकी जो रिकवरी वैल्यू है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मान लो मैंने 1 करोड़ की एफडीआर दी थी और बैंक ने केवल मुझे 5% के मार्जिन पे 95 लाख की लिमिट कर दी, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का, 2 साल से मैंने कुछ नहीं दिया, तो मेरी प्रिंसिपल की वैल्यू इंटरेस्ट के साथ एफडीआर की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी। तो उस केस में गैप का प्रोविजन कराना है, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं करना। अनिल भाई साहब, एक मेंबर का मेरे पास भी आया है एक सवाल, ले लूं क्या करूं? अरे यस प्लीज। सर, एक मेंबर ने पूछा कि एक वो ब्रांच कर रहे हैं, एग्रीकल्चर ब्रांच ही है, और उसमें केसीसी के अंदर है ना एफआईटीएल बनाया हुआ है। तो एफआईटीएल में वो ये है, क्योंकि केसीसी की लिमिट है तो पिछले 1 साल से कोई अमाउंट आई नहीं है रिकवर, तो इस पे नॉर्मल वाले प्रोविजन लगेगी एफआईटीएल के या केसीसी वाले ही लगेंगे? मतलब नहीं, देखो एफआईटीएल नहीं बनाया होगा, उसका एमटीएल बनाया होगा। आरबीआई का मास्टर सर्कुलर जो नेचुरल कैलेमिटीज का, वो यही बोलता है कि जिस साल भी नेचुरल कैलेमिटी हुई और आपने उस डिमांड को डेफर कर दिया, रिलीफ दे दिया उसको, तो उसका आप एक सेपरेट लोन अकाउंट पार कर दोगे, और उस सेपरेट लोन अकाउंट का आप उसका इंस्टॉलमेंट दोगे, जो भी आपको आपकी स्कीम के हिसाब से करना है।
फिर उस इंस्टॉलमेंट पे वो 2 क्रॉप सीजन का अनाउंस लगेगा। नहीं, कोविड वाला है सर, ये कोविड वाला बोल रहे हैं, कोविड का FITL जो था। कोविड का FITL है, कोविड का FITL तो रिपेमेंट होना ना चाहिए अब तक, तो उसकी तो रिपेमेंट, कोविड के FITL की तो रिपेमेंट डेट आ चुकी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो लास्ट मार्च 21 में आ गई थी ना, उसके लिए तो मतलब उसका कोविड FITL 20 मार्च 21 से लेकर अब तक कोई पेमेंट नहीं आया उसका, FITL ऐसे ही खड़ा हुआ है, कोविड वाला FITL था जो कि उसने कार्व आउट करके इंटरेस्ट को पेमेंट किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो पहली बात तो KCC लोन्स पे किसी ने बैंकर्स ने ये FITL दिया ही नहीं, तो इन्होंने कैसे दे दिया, ये स्कीम में ही नहीं होगा शायद। हाँ जी। तो एक तो ये चेक करना पड़ेगा बैंक उसने कौन सी स्कीम में दिया है इसको। तो KCC में किसी भी बैंक ने FITL नहीं किया, तो सिस्टम में लॉजिक ही फीड नहीं है उसका एनपीए क्लासिफिकेशन के लिए। बिल्कुल, तो उसको एग्रीकल्चर मार्क किया तो सिस्टम तो उसको एग्रीकल्चर ही ट्रीट करेगा ना FITL को। बिल्कुल। तो ठीक है, तो वो देखिए कि बैंक की पॉलिसी चेक करवा लेते हैं। थैंक यू सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो रेंट था वो लैंडलॉर्ड के नाम से जा रहा था, पर जो रेंट एग्रीमेंट भी मतलब जो भी था लैंडलॉर्ड की वाइफ के नाम से था, और उसमें एक गिफ्ट डीड भी लग रही थी नॉर्मल 100 रुपए स्टाम्प के ऊपर। मतलब उसमें हुआ क्या कि पहले मिस्टर एक्स के नाम रेंट जा रहा था, फिर बीच के अंदर रेंट को डाइवर्ट हो गया कि उनकी वाइफ के नाम चला गया। वाइफ के नाम को पता लगा, बोला सर ये जो प्रॉपर्टी थी इन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी। बोला गिफ्ट डीड में 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर उसने लिख के दी थी मैं ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा हूँ। तो वैसे स्टैम्प एक्ट के हिसाब से तो ये गलत है कि 100 रुपए के स्टैम्प के ऊपर। स्टैम्प एक्ट से पहले आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से भी गलत है, जब तक ये डीड रजिस्टर्ड नहीं होगी ये ट्रांसफर ही नहीं है। तो इस केस में क्या क्या हमारा इस केस में बेसिकली तो देखो ये जो बैंक दे रहा है वो गलत दे रहा है, लेकिन फिर भी अपने को करना चाहिए कि बैंक को अपने लीगल ओपिनियन लेके और जो भी इंडेमनिटी वगैरह ले सकते हैं एग्जिस्टिंग लैंड ओनर से कि भाई ये दे रहा है, मैं उसकी कंसेंट और इंडेमनिटी वगैरह सब लेके। अच्छा, हाँ जो उसका हस्बैंड है तो उसी से लेनी है, या अगर उसके 18 साल से ज्यादा के बच्चे उनसे भी कोई इंडेमनिटी कहीं क्लेम थोड़ी हो सकता है किसी का इस तरीके से बात के अंदर? नहीं, जब तक ओनर है तब तक तो ओनर का ही रहेगा, जब तक ऑनर, और अगर ऑनर की डेथ हो गई किसी कारण से तो फिर तो सारे लीगल एड्स के लेना पड़ेगा, फिर सारे लीगल एड्स का लेना पड़ेगा। ठीक है सर। ये जो हमें कहते हैं कि जो डीपी होते हैं तो डीपी हर मंथ वो लोग अपने सिस्टम के अंदर पुट करते हैं, बैंकर्स होते हैं, पर स्टॉक स्टेटमेंट होते हैं, स्टॉक स्टेटमेंट होते ही नहीं हमारे पास में रिकॉर्ड में, वो हमें पता लगता है। तो उसको कैसे ट्रेस करें कि ये जो डीपी के फिनैकल में तो क्या है कि वो कॉलम है डीपी का, अगर आप डीपी में जाओगे ना उसमें एक कॉलम है डीपी डिराइव्ड और डीपी मेंटेन्ड। ओके, तो मेंटेन में तो उसने सिर्फ आंख बंद करके फिगर पंच करी है। हाँ। और डीपी डिराइव्ड है उसमें उसने पूरे मॉड्यूल में जाके एक एक आइटम की स्टॉक की डिटेल डाली है, मतलब ये रॉ मटेरियल लिखता था, फिनिश गुड्स लिखता था, तो फिर वो मार्जिन वार्जिन लगा के सीसी के अपने उसने फिनैकल ने ऑटोमेटिकली डीपी डिराइव करी है। तो हमको देखना है कि डीपी डिराइव्ड है, डीपी मेंटेन्ड है। जहां डिराइव्ड है डेफिनेटली वहां पे तो स्टॉक स्टेटमेंट आया होगा, वरना वो फिगर डाल नहीं सकता। और जहां मेंटेन्ड है वहां तो उसने मतलब वैसे ही पंचिंग डाली, तो उसी रिपोर्ट को निकाल के और देखना पड़ेगा कि स्टॉक स्टेटमेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और अगर 3 महीने तक स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया, हमको नहीं लगा, तो 180 दिन से ज्यादा का डीपी अलाउड हो रहा है तो अकाउंट एनपी हो जाएगा। ठीक है सर। मोहित जी आप पूछना चाह रहे हैं कुछ चेयरमैन साहब हमारे अजमेर से? यस मोहित जी, चेयरमैन साहब पूछिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर मैं पूछ रहा हूँ कि आज एक केस हाथ में आया, उसमें 15 साल से वो चल रहा था, लोन यहीं पे चल रहा है, प्रॉपर्टी पेपर भी यहीं पे ही है, पर उसमें सजरा नहीं लगा हुआ, और वो जो लाइन से चेन ऑफ प्रॉपर्टी चल रही है उस हिसाब से तो वो प्रॉपर्टी गलत चल रही है। एडवोकेट से बात हुई तो बोल रहा 15 साल से चल रहा है, अभी तक तो सजरा बना हुआ नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए उसको? खुद ही डिनाई करते हैं उसको, मतलब सेंट्रल रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड ही नहीं करा रखा उन्होंने उसको। सर सजरा बनाया हुआ ही नहीं है, फाइल में ही नहीं है। फाइल में ही नहीं है, हाँ, केवल हक त्याग लगा दिया उन्होंने। अब हक त्याग में क्लियरिटी कुछ है ही नहीं, हो तो पार्टनरशिप फॉर्म दी। हाँ, तो बेसिकली ये तो टाइटल डिफेक्ट है, तो ये तो बेसिकली अकाउंट अनसिक्योर्ड हो जाएगा। और अनसिक्योर्ड होने पे हमारे को क्या स्टेप लेना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बनानी है क्या एनपीए? अनसिक्योर्ड होने के बाद में अगर वो अकाउंट में रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के हिसाब से अकाउंट सही है, हाँ, तो फिर तो आउट ऑफ ऑर्डर तो हुआ नहीं ना अकाउंट। हाँ, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है अकाउंट, तो अकाउंट अनसिक्योर्ड क्लासीफाई हो जाएगा। फिर अनसिक्योर्ड क्लासीफाई होते हैं उसके कंसीक्वेंसेस हो जाएंगे। अनसिक्योर्ड होने की जो
रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सारी उस हिसाब से अप्लाई हो जाएगी उस पर, जब तक बैंक उसको रेक्टिफाई नहीं करता है उसको। पर उसमें लीगल ओपिनियन आई हुई थी क्या, वेटिंग हो रही थी क्या कि प्रॉपर्टी मॉर्गेजेबल है? हाँ ये भी, यस सर, ये लिखा हुआ है, पर वो ये बोल रहा है कि ये तो 13 साल से पुराना मैटर हो गया, 2003 में हो गया था रिलीज डीड, और तब से बैंक के पास ही है। इवन 86 से बैंक के पास पड़ी हो प्रॉपर्टी। नहीं, 86 से बैंक के पास बड़ी प्रॉपर्टी तो पहले बात तो 15 साल में तो लोन नहीं रिपे हो जाना चाहिए, हाउसिंग लोन है तो। सर सीसी है, सीसी है। तो सीसी तो हर साल रिन्यू होता है, फिर तो वैल्यूएशन वगैरह सब आता होगा सीसी में तो ऐसा है नहीं, 3 साल में एक बार वैल्यूएशन तो होता ही है उसका। यस सर, अभी लेटेस्ट जो आया है उसके हिसाब से उन्होंने केवल लिख दिया कि पहले से मॉर्गेज हो रखी है एसबीआई में, और है ना 2019 से लेकर 2021 के बीच में सब कुछ सही है, क्लियर है। जबकि मैंने आज ये चीज देखी कि उसमें रिलीज डीड के अंदर सजरा नहीं है, और बिल्कुल उससे रिव्यू मॉनिटरिंग में इसको वो डालना चाहिए इसका। ठीक है, रिव्यू मॉनिटरिंग में हमको एलएफआर में डाल देना चाहिए कि आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है अकाउंट, तो हम इसको एनपीए तो नहीं कर सकते। एनपीए नहीं करेंगे, बट रेट चेंज करके एमओसी तो जनरेट हो सकती है, इंटरेस्ट चार्ज ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो इसमें क्या है कि फिर वो एक थोड़ा सा बोरोवर विजिलेंट होगा, तो वो कहेगा बोले मैंने तो आपने जो मुझे सैंक्शन टर्म्स दी थी मैं उसको कंप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज उसने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट दिए, बैंक ने वेटिंग कराई, बैंक ने मॉर्गेज करे, उसको मॉर्गेज को एक्सेप्ट करके उसको सैंक्शन टर्म्स दिए, उसने सैंक्शन टर्म्स से कंप्लाई कर दिया। यस सर। तो सैंक्शन टर्म्स की कंप्लायंस करने के बाद में उसको पेनलाइज करोगे तो अमर्समेंट में चला जाएगा, वो तो गलत ही है ना। हाँ ठीक है सर, तो हमको केवल नोटिंग करके आगे रिपोर्ट कर देना चाहिए। नहीं, ये बेसिकली ये जो अपना एसेट 265 बोलता है कि ऐसे कंट्रोल फेलियर्स को पर्सन हु चार्ज विद द गवर्नेंस को रिपोर्ट करना है, तो आप इसका एसेट 265 की रेस्पॉन्स में एक पूरा सेंट्रल ऑर्डर को भेज दीजिए, डेफिनेटली वो अपने ऑडिट कमेटी में उसको टेक अप करेंगे तो इस पे एक्शन हो जाएगा। इस तरह की और भी कई गलतियां होगी बैंक में तो वो। यस सर, एक छोटा सा एक क्वेश्चन और था सर, जैसे है ना अब क्वार्टर फर्स्ट के अंदर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड और फोर्थ के स्टेटमेंट आ गए हमारे पास स्टॉक स्टेटमेंट, तो इस केस में क्या करना चाहिए अब? नहीं, जो टेक्निकल नेचर में तो वो बोलता है कि हमको अगर दो क्वार्टर का स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया था तो या तो उसको उस दिन एनपीए बार करना था बैंक को, लेकिन अब मैं बैलेंस शीट डेट पे तो जो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर वाले आइटम है तो बैलेंस शीट डेट पे देखूंगा, बैलेंस शीट डेट पे वो चीज कंप्लाई हो रही है तो अकाउंट एनपीए नहीं है। ठीक है सर, तो साल के बीच में यदि आपके कहने के अकॉर्डिंग साल के बीच में जो एनपीए था भी क्योर हो गया ना, वो नॉन फाइनेंशियल डिफेक्ट था, वो क्योर हो गया। ओके भाई रिव्यू रिन्यूअल उसने 9 महीने तक नहीं किया, लेकिन वो मार्च में आके पूरा रिव्यू रिन्यूअल कर दिया तो डिफेक्ट तो क्योर हो गया ना वो। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। और सर एक और लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। यदि ना अरे अब तो आई इसलिए चेयरमैन साहब सर को आपके लिए टाइम लिया, पूछिए। सर मैं एक बोल रहा था कि यदि अगस्त 2020 के अंदर कोई सीसी रिन्यूअल करनी थी, मतलब लास्ट हुई थी, उसके बाद अगस्त 21 में होनी चाहिए थी, पर अगस्त 21 में रिन्यूअल नहीं हुआ उसका, तो 180 दिन काउंट करने हैं कि 270 दिन काउंट करने हैं उसको एनपीए करने के लिए? नहीं सर, उसको अगस्त रिन्यूअल से 180 दिन काउंट करने, लेकिन अगर उसने कोई शॉर्ट रिव्यू कर दिया हाँ तो उस पीरियड को एक्सक्लूड करना है। सर उसने तो कुछ भी नहीं किया, आज गलती पकड़ी मैंने, उसने वो बोल रहा है कर सकता हूँ मैं, वो ये बोल रहा है अब कर सकता हूँ मैं, 270 दिन का टाइम है मेरे पास। नहीं 270 दिन का कोई टाइम नहीं, 160 दिन का, 270 दिन का टाइम तो तब तक जब वो एक शॉर्ट रिव्यू कर चुका होता। ओके परफेक्ट है सर, थैंक यू वेरी मच। शॉर्ट रिव्यू करता तो वो रिव्यू होगा, उसके बाद से वापस 180 दिन 3 महीने के लिए वो शॉर्ट रिव्यू कर सकता था। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अनिल भैया, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर ये, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो सर, एक क्वेरी है, बस आपका टाइम ज्यादा लेंगे सर, थोड़ी एक लास्ट 1-2 क्वेरी बची है सर। जैसे शॉर्ट रिव्यू की बात है तो शॉर्ट रिव्यू उसने किया दिसंबर 20 के अंदर, फिर 6 महीने तक कुछ नहीं किया उसने, फिर उसके बाद उसने एक शॉर्ट रिव्यू कर दिया। नहीं, विद इन 6 मंथ 2 शॉर्ट रिव्यू कर सकता है, आरबीआई गाइडलाइंस है। नॉर्मल रिव्यू ड्यू होने के विद इन 6 मंथ्स वो 2 शॉर्ट रिव्यू कर सकता है, 6 मंथ्स के बाद शॉर्ट रिव्यू नहीं कर सकता। अच्छा, और उसने जैसे एक बार जो रिन्यू किया सिर्फ 1 महीने के लिए, अकाउंट रिन्यू कर दिया 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए शॉर्ट रिव्यू हुआ ना, तो रिन्यू हुआ ही नहीं ना पूरा। नहीं, उसने रिन्यूअल ही कर दिया। आज सुबह मेरे पास किसी का कॉल आया था, उसने मतलब मैं रिव्यू बोला नहीं सर, रिन्यू कर दिया 1 महीने के लिए,
बोला डॉक्यूमेंट आ रहा है, हम इसको रिन्यू कर रहे हैं अकाउंट एक महीने 1 मंथ के लिए। और जब 1 मंथ के लिए रिन्यू हुआ उसके बाद वापस वो 5 महीने तक वो रहा अकाउंट, फिर उसको शॉर्ट रिव्यू कर दिया और वापस आज की उसने जो एक महीने के लिए रिन्यू किया है वो तो उस बैंक की गाइडलाइंस अलाउ नहीं करती होगी, वो तो कंसिडर शॉर्ट रिव्यू होगा। अच्छा 1 मंथ का अगर उसने रिन्यू किया तो भी शॉर्ट रिव्यू में काउंट होगा। शॉर्ट रिव्यू वर्किंग कैपिटल लिमिट है, तो अगर आप उसको रिव्यू करोगे तो पूरे साल भर का असेसमेंट करके तो करोगे। ओके, तो इट मींस अगर उसने किया है ये रिन्यूअल, क्योंकि मेरे मॉर्निंग बात मैंने उनसे ये उसने अपना रिन्यूअल बोल दिया, लेकिन वो दैट इज नॉट अ रिन्यूअल, वो तो शॉर्ट रिव्यू है। शॉर्ट रिव्यू है। फिर 1 महीने बाद क्या करेगा वो? 1 महीने के लिए रिन्यूअल किया तो 1 महीने रिन्यूअल किया, फिर 5 महीने बाद उसने उसको शॉर्ट रिव्यू कर दिया और उसके बाद फिर रिन्यूअल पूरा डॉक्यूमेंट मंगा के ऑडिट रिपोर्ट मंगाए, देन फिर उसको रिन्यू कर दिया। नहीं, वो तो फर्स्ट जो रिव्यू शॉर्ट रिव्यू है तो उसका एक रिव्यू चलेगा, उसके बाद में 3 महीने तक और कर सकता था, उसके बाद में तो 180 दिन में अकाउंट को एनपीए करना पड़ेगा। और उसके अगर सपोज करेंगे सर उसने कर दिया और उसके बाद उसने दिसंबर 2021 के अंदर उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके रिन्यू कर दिया, जबकि वो हो तो आज की डेट में तो पूरा परफेक्ट है, तो वो डिफेक्ट क्योर हो गया ना, तो उसमें कोई ओवरड्यू तो था ही नहीं अकाउंट में। हाँ ओवरड्यू कहीं कुछ नहीं था, ओवरड्यू था ही नहीं, डिफेक्ट क्योर हो गया तो अकाउंट स्टैंडर्ड हो जाएगा बैलेंस शीट डेट को। ओके, तो उसके अंदर हमें कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कुछ ऐसा कोई कहीं रिमार्क कहीं कुछ एलएफआर में डालना है कि नहीं, एलएफआर में तो रिव्यू रिपोर्टिंग में जो लैप्सेस है उसको डालना ही पड़ेगा ना अपने को। ओके ओके, एलएफआर में डालना, ठीक है सर। एक क्वेश्चन, a customer taken a loan of rupees 50 lakh, after 2 months he deposit 9 lakh and thereafter he not deposit any amount. Now what will be the situation according to new IRAC norms? As per IRAC norm ये अकाउंट एनपीए नहीं है, क्योंकि IRAC norm की डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि जो अमाउंट ड्यू है पेमेंट के लिए, अगर उसको 90 डेज में नहीं पे किया तो अकाउंट एनपीए है। तो अगर उसने पेमेंट एडवांस में कर दिया है तो जो भी अकाउंट उसको ड्यू था वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो ही इज नॉट इन डिफॉल्ट। Okay. Whether COVID period will be dropped while calculating NPA in case of housing loan? My question is that if relief period is 6 months, then NPA after due of 9 months or 3 months? नहीं, अब तो कोविड पीरियड का इम्पैक्ट तो मार्च 22 में तो सब कुछ खत्म हो गया भाई। 1 मार्च 20 से 31 अगस्त 20 तक के पीरियड को जीरो करने के लिए बोला था। और अपन जो 21-22 का कर रहे हैं उसमें तो कोई कोविड का कुछ है ही नहीं। नहीं। वो तो पीरियड तो निकल ही चुका ना भाई। अब तो मान लो अगर उसने 31 दिसंबर 20 की 21 की इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो 90 डेज हो गया ना 31 मार्च 22 को। अकाउंट ठीक है सर। और मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और भी कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डालें। एक्चुअली मुझे भी कहीं निकलना है। हाँ वो सर से हमने 8 बजे तक का टाइम लिया था। अरे हुआ क्या मैं बताऊं आपको सुबह फोन आया, मैंने हाँ कर दी, मैं सब ऑफिस जाने लगा, बोला मैं 9 बजे तक आऊंगा, तो बोले शाम को तो वहां जाना है, तो मैं ऑफिस से जल्दी आके भी घर से कर रहा हूँ ताकि मैं वो टाइम बचे मेरा। अरे सर और सर यही आपकी सर काइंडनेस है कि आप हमेशा जो मेंबर्स के लिए हैं हमेशा प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं। थैंक यू सो मच सर। फिर भी कुछ मुझे लगता है सर जब आपके ऊपर इतना प्रेशर है, आप एसबीए के सेंट्रल स्टेचुरी ऑडिटर है पीएनबी के, उसके बाद भी आप मेंबर्स को टाइम दे रहे हैं सर, ये आप सबसे बड़ी बात तो ये है। नहीं ये सबसे बड़ी बात ये है सर ने जो है ना टाइम जो लिया है वो 8:30-9 बजे तक का लिया, लेकिन कंप्लीट कर दिया सर ने। कंप्लीट कर दिया, फटाफट बैटिंग करिए, हर बॉल पे चौका छक्का मार दिया सर ने। सर अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे लोकेश महेश्वरी सेक्रेटरी सीआईआरसी से, वो आए थैंक यू नोट के लिए। लोकेश जी। थैंक यू अनिल जी। सबसे पहले तो मैं हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं और यूं मान के चले कि हमारे बड़े भाई हैं अजय अटोलिया जी, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर सुबह ही हमने आपसे सर परमिशन ली थी, तो आप हमारे प्रोग्राम में आए और सबसे बड़ी जो हमारे मेंबर्स थे उनकी क्वेरी सॉल्व की, इसके लिए मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगा। साथ ही जो हमारे मेंबर्स हैं मैं उनका भी थैंक यू करना चाहूंगा कि सेशन इंटरेक्टिव होता जा रहा है डे बाय डे, और ये जो सीरीज जो सीआईआरसी ने इस बार नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है 15 अप्रैल तक चलने वाली है, तो जो भी क्वेरीज है वो क्वेरीज सॉल्व करेंगे। कल हम मिलेंगे इसी समय पर दोबारा और नई क्वेरीज के साथ, नए मेंबर्स के साथ, और हमारे एक्सपर्ट्स जो पैनल हैं वो हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अनिल जी। थैंक यू सर। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे कभी भी जरूरत पड़े तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं समय निकाल के आ जाऊंगा फोरम पे, कोई इशू नहीं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल। आपकी कल भी हम वापस जुड़ेंगे आप सबके साथ में, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में या किसी भी जो सीआईआरसी कमेटी मेंबर्स उनको आप दीजिए, वी विल टेक। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल।
जिस तरीके से वो लीड